Hey everyone, welcome to Magnet Brains. This is Indra Vikram, and now today we are going to discuss about the career of चंगेज खां. तो अभी तक आपने इस नोमैडिक एम्पायर वाले चैप्टर में जो कुछ भी पढ़ा है ना, उसमें पर्सनल लाइफ के बारे में चंगेज खां के ज़्यादा बात नहीं हुई है. तो अब हम आज की वीडियो से वो शुरू करने वाले हैं कहानी कि चंगेज खां का जो अर्ली लाइफ है, करियर है, पर्सनल लाइफ है, वो कैसा था. ठीक है, तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पिछले वीडियो से रिलेटेड होंगी, ध्यान रखिएगा, है ना. जैसा कि मैं कहूँ कि एक वीडियो में आपने देखा था मैंडेट ऑफ गॉड मिला था चंगेज खां को. इसका मतलब था कि चंगेज खां इज डेस्टिनेड टू रूल, यानी कि कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा ही ये चीज़ सैंक्शन थी कि हाँ चंगेज खां रूल करेगा. तो उसके जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होंगी, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं जिन इंसिडेंट्स से आपको ये लगेगा कि हाँ ये इंसिडेंट्स जो हैं नॉट रिलेटेड विथ अ कॉमन मैन. बहुत साधारण इंसान के साथ ऐसे इंसिडेंट्स नहीं होते भी ऐसी बात नहीं है. जिस जियोपॉलिटिक्स में था वो उस तरह की जियोपॉलिटिक्स में ये चीज़ें आम हैं. कुछ और एक आध ऐसी बातें हैं जो यहाँ पे हमें सुनने को मिलेंगी. अब एक और एस्पेक्ट इसमें यह है कि देखो, मंगोल हिस्ट्री जितनी भी है या चंगेज खां की हिस्ट्री जितनी भी है वो प्रॉपर ऑथेंटिक नहीं है. हमारे पास एक्चुअल रिसोर्सेस नहीं हैं समझने के लिए चंगेज खां के बारे में, ठीक है ना. और चंगेज खां के अभी तो इसी वीडियो के लास्ट में करियर में ही असेसमेंट करेंगे. तो देखो चंगेज खां की पर्सनालिटी खुद भी कैसी है. चंगेज खां इतना बड़ा रूलर है, इतना बड़ा राजा सम्राट है, उसके बावजूद भी उसने कभी अपने जीवन में अपनी इमेजेस, अपनी आइडॉल्स, अपनी मूर्तियाँ जो है वो नहीं लगवाई या उस पर काम नहीं किया उसने, ठीक है ना. अपनी जीवनी, अपनी कथाएं, अपनी हिस्ट्री लिखने के लिए लोगों को जो है वो ना पैट्रोनाइज नहीं किया. जबकि आमतौर पर आप देखेंगे कि इतने बड़े मुकाम पे अगर कोई राजा पहुंचता है तो सबसे पहले वो क्या काम करता है कि भाई बड़ी बड़ी मूर्तियां लगे मेरी, ठीक है, लोग मेरे बारे में ग्लोरिफिकेशन करें. बट चंगेज खां इज नॉट इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स. चंगेज खां को इसमें ज़्यादा रुचि नहीं है. तो रुचि नहीं है, उसका नुकसान हमें उठाना पड़ा कि चंगेज खां के बारे में ऑथेंटिक जो जानकारियाँ हैं वो मिल नहीं पाई. अब जो जानकारी मिलती है वो आपने पढ़ा है, सोर्सेस वाले वीडियो को देखोगे कि कैसे कैसे हैं, है ना. कोई बहुत अच्छा बोलता है, कोई बहुत खराब बोलता है उसके बारे में. तो दोनों चीज़ें हैं. कुल मिला के फिर भी हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे इस वीडियो में. शुरू करते हैं. चंगेज खां वॉज बॉर्न ऑन 1162. तो चंगेज खां का जन्म कब होता है? 1162, 1162 में होगा. कहां पर चंगेज खां का जन्म हो रहा है, ध्यान रखो. 1162 में चंगेज खां का जन्म हो रहा है. ये एक क्षेत्र मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है. ये एक क्षेत्र आप देख रहे होंगे नॉर्दर्न मंगोलिया में, वहां की कैपिटल है, ठीक है. नॉर्दर्न मंगोलिया में वहां की कैपिटल है उलान बतौर, और इसी कैपिटल के पास में रिवर है ओनन रिवर. ये मंगोलिया और रशिया दोनों में ये रिवर फ्लो होती है. तो नॉर्दर्न मंगोलिया का जो क्षेत्र है उसी में ये कैपिटल आप देख रहे होंगे, है ना. यहाँ पे खेंताई माउंटेन्स हैं, ये पूरा रीजन आप देख लो, पहाड़ी इलाका. यहाँ पे अल्ताई माउंटेन्स, खानकाई माउंटेन्स, गोबी अल्ताई माउंटेन्स, नीचे फिर डेजर्ट का इलाका मिल जाएगा आपको, ठीक है. तो ये पूरा इलाका जो भी है वो उसकी जियोपॉलिटिक्स, उसकी ज्योग्राफी, वहाँ की इकोनॉमी आपने समझी है पिछले वीडियोस में. यहाँ उलन बतौर ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो चंगेज खां के नाम से जाना ही जाता है. वहाँ पे चंगेज खां का एक स्क्वायर है ना, चौराहा है, जहाँ पे मूर्ति लगी है चंगेज खां की, एक भारी भरकम सी बड़ी सी, और उसी के चारों तरफ पूरा ये आपका कैपिटल सिटी जो है वो डेवलप है. तो यहीं एक रिवर है ओनन रिवर जो है वो फ्लो होती है, मैंने कहा यहाँ से निकलती है नॉर्दर्न मंगोलिया के हिस्से पे, और इसी एरिया में चंगेज खां का जन्म भी हो रहा है. आगे जाके आप देखोगे कि चंगेज खां का कोरोनेशन वगैरह भी, यानी ताजपोशी वगैरह भी इसी क्षेत्र में होने वाली है. चलिए, चंगेज खां का जन्म हो गया. जिस इंसान को हम चंगेज खां के नाम से जानते हैं उसका बचपन का नाम क्या था? तेमुजिन. मीन्स द एक्चुअल नेम वॉज एक्चुअली तेमुजिन. वास्तविक नाम तेमुजिन है. अब इस तेमुजिन से रिलेटेड छोटे छोटे से आप कह दें कंसेप्ट्स हैं, आइडियाज हैं, कंसेप्ट तो नहीं कह सकते, आइडियाज हैं, ठीक है. या फिर मैं कह दूं कि देखो, अब हिस्ट्री तो प्रॉपर रिलेटेड है नहीं, मतलब ऐसा लिखा तो है नहीं चंगेज खां के बारे में, ऑर्गेनाइज हिस्ट्री है नहीं, इसलिए बहुत सारे कुछ ऐसी कही सुनी बातें हैं. तो तेमुजिन का जो लिटरल मीनिंग होता है दैट इज ब्लैक स्मिथ, लोहार. तो अब ये रिलेट किया गया इसको इससे कि चंगेज खां जिस ट्राइब को बिलोंग करते थे, इस ट्राइब में जो है, जो लोग हैं, काफ़ी लोग, ये लोग बेसिकली आयरन मेल्टिंग का काम करते थे, है ना. मेटल्स को मेल्टिंग का काम, मेल्ट करने का काम करते थे आयरन से रिलेटेड.
काम करते थे, इसलिए इसका नाम ब्लैक स्मिथ रख दिया गया, या आई मीन तेमुजिन रख दिया गया। इसका मतलब होता है एक्चुअली ब्लैक स्मिथ। कुछ लोगों का, कुछ हिस्टोरियंस इस बात पे भी कहते हैं कि उस जमाने में उसका जो फादर है यशुगाई, उसने एक चीफ को हराया था, एक दूसरे ट्राइबल चीफ को हराया था, ठीक है, जिसका नाम था एक्चुअली तेमुजिन, और उसी के नाम पर उसने अपने बेटे का नाम रख दिया क्योंकि उसको उसने जीता था उस समय, ठीक है। तो ये दीज आर डिफरेंट नोशंस, बहुत सारे अलग अलग चीजें जुड़ी हुई हैं, बट दैट इज द थिंग विच इज क्लियर, वन थिंग विच इज क्लियर, हिज नेम वाज तेमुजिन, कि उसका नाम तेमुजिन था, दैट इज श्योर, ये चीज निश्चित है। आगे बढ़ते हैं, फादर के बारे में बात करते हैं। चंगेज खां यानी तेमुजिन का जो फादर है जिसका नाम है येशुगाई, वो उस ट्राइब का, उस कबीले का मुखिया हुआ करता था, जिस कबीले को वो लोग बिलोंग करते थे उस जमाने में। और आपको भी पता है, ये आपने पढ़ लिया है पिछले वीडियोस में, कि जो मंगोलियन कल्चर था उस जमाने में, आज भी मंगोल में आपको ट्राइब मिल जाएंगी, तो यहाँ पे बहुत सारी ट्राइब हुआ करती थी, ठीक है ना। एक्चुअली देखो, यहाँ की जियोपॉलिटिक्स को अगर समझोगे तो जियोपॉलिटिक्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ऊपर जो चाइना है ना, ये बड़े बदमाश लोग थे। तो चाइना में जो डायनेस्टीज थी, 2-3 डायनेस्टीज के नाम हम आगे देखेंगे, अभी आगे देखोगे भी कि जैसे ही अब हमारा तेमुजिन जब थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा और तेमुजिन जब आगे वॉर एक्सपीडिशंस करेगा, तो उसके दिमाग में सबसे पहले कहाँ युद्ध है, चाइना के साथ युद्ध है ना। क्यों? क्योंकि चाइनीज लोगों का बड़ा इंटरफेरेंस था यहाँ पे। तो चाइनीज लोग क्या करते थे यहाँ पे कि इनके साथ ट्रेड रिलेशन वगैरह तो थे ही, इसके अलावा यहाँ से टैक्सेस वगैरह भी कलेक्ट करते थे, और कभी भी इन मंगोलियन ट्राइब्स को यूनाइट नहीं होने देते थे। ध्यान रखना, एक यूनाइटेड फॉर्मेट में नहीं आने देते थे। हमेशा इनके बीच में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो क्रिएट करके रखते ही थे। अच्छा, वैसे भी ये एरिया ही ऐसा है कि वहां लड़ाई का स्कोप बहुत ज्यादा है, कॉन्फ्लिक्ट का स्कोप बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद भी इनमें कई बार पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो होता रहता था चाइनीज लोगों का, उसकी वजह से ये ट्राइबल्स जो होते थे उनमें झगड़े बने रहते थे। तो अब आपको भी पता है, पिछले वीडियोस में आपने पढ़ा है कि ये बहुत सारी जो ट्राइब्स होती थी, ये ट्राइब्स अपने आप को प्रोटेक्टेड करने के लिए किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन से मिल जाती थी और एक बड़ा क्लैन बनता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो येशुगाई है, तेमुजिन का जो फादर है, वो कियात ट्राइब का मुखिया हुआ करता था, जो कि बोर्जित क्लैन से रिलेटेड था। ध्यान रखिएगा। तो इतनी कहानी मैं आशा करता हूं कि आपको क्लियर हो गई कि उसका फादर कौन है, येशुगाई है, और उसका जो फादर है वो अपने जो कबीला है उस कबीले का प्रमुख भी है। अब देखो, यहां से थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट शुरू होगा, यहां से कुछ समस्याएं भी शुरू होंगी चंगेज खां के जीवन में, ठीक है। चंगेज खां की मदर के बारे में समझ लेते हैं। तो ओलन वॉज द मदर ऑफ चंगेज खां, और ये उसका पहला बेटा है। ध्यान रखना, ओलन का पहला बेटा था तेमुजिन, या जिसे हम बाद में चंगेज खां के नाम से जान रहे हैं, और ये येशुगाई की यानी तेमुजिन की फादर की दूसरी वाइफ थी। एंड एज पर द स्टोरीज शी वॉज किडनैप्ड और एब्डक्टेड बाय, ठीक है, किडनैप्ड और यू कैन से द एब्डक्टेड बाय द येशुगाई। तो उस जमाने में ऐसी सिचुएशन होती रहती थी। देखो, अभी आप आगे देखोगे, जो तेमुजिन है हमारा, उसकी भी जो वाइफ है उसको भी लोग किडनैप करके लेके जाएंगे। तो अगर आप मंगोलियन जियोपॉलिटिक्स को, जैसा मैंने कहा, कि समझोगे, तो देखो क्या होता है यहाँ पे कि स्कार्स रिसोर्सेज, बहुत कम अमाउंट में संसाधन है, ठीक है। चाहे मैं खाने पीने की बात करूं, चाहे मैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात करूं, उनकी स्कार्सिटी होती थी हमेशा। इसके अलावा कई बार पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके भी इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता रहता था। तो पॉलिटिकल लीडरशिप को लेके, इसके अलावा एस्पेक्ट जिसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं, अपने जीवन साथी को भी लेके, जो है लाइफ पार्टनर को लेके, कई बार कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन एराइज हो जाती थी, क्योंकि कबीलाई व्यवस्था है। एक कबीले का एक पर्सन चाहता है किसी एक पर्सन से विवाह करना, दूसरा पर्सन भी उसी से चाहता है विवाह करना। अब ऐसे में क्या होगा, ऐसे में लड़ो, जो जीतेगा वो शादी कर लेगा, है ना। तो यहाँ पे यही सिचुएशन थी। येशुगाई जो है, ही किडनैप द ओलन, और दूसरी बीवी थी वो। अच्छा, उस जमाने में आप देखोगे कि ये कंसेप्ट पॉलीगैमी का कंसेप्ट चलता था, बहुविवाह का कंसेप्ट चलता था। बहुविवाह से मतलब है बहुत सारे विवाह, ठीक है। पॉलीगैमी मींस सो मेनी मैरिजेस, कई विवाह करते थे, है ना, लोग उस जमाने में। और इवन आप देखोगे चंगेज खां के ज़माने में भी, चंगेज खां के ज़माने का मतलब चंगेज खां की पर्सनल लाइफ में आगे देखोगे कि चंगेज खां की एक वाइफ है जो मेन, जिसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। इसके अलावा 14-15 बहुत सारी वाइफ्स हैं जिनसे वो विवाह करेगा। उसके अलावा बहुत सारी कॉन्क्यूबिन, या जिन्हें कॉन्क्यूबाइन कह दो आप, ठीक है, मतलब कैप्ट वुमेन का भी कंसेप्ट हुआ करता था यहाँ पे, यानी कि कई औरतों को रखते भी थे यहाँ पे, है ना, कई वुमेन्स को रखा जाता था
दे वर नॉट ऑफिशियली मैरिड टू द पर्सन, इनको आधिकारिक रूप से इनसे विवाह नहीं होता था, बट इनका नरिशमेंट, इनका पालन पोषण करते थे ये लोग, ठीक है, जो इनको रखते थे, तो इनसे भी कई बार पुत्र होते थे। तो ये कंसेप्ट वहां पर ट्राइबल में बहुत आम था, तो ये सिचुएशन वहां आपको देखने को मिलेगी। तो ओलन जो है, शी वॉज द वाइफ ऑफ यशुगाई एंड तेमुजिन वॉज द फर्स्ट सन ऑफ ओलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम कहानी में। अब यहां से ट्विस्ट जिसकी मैं बात कर रहा था वो आपको देखने में मिल जाएगा। चंगेज खां यानी हमारा तेमुजिन जो है, उसके शादी की बातें शुरू करते हैं। ठीक है, तो भाई साहब जब 9 साल के थे, ठीक है, व्हेन तेमुजिन वाज 9 ईयर ओल्ड, हिज मैरिज वाज फिक्स्ड विथ 10 ईयर ओल्ड। ठीक है, 10 साल की हमारी एक लड़की है, ठीक है, जिसका नाम है बोरते, जो दूसरे क्लैन को बिलोंग करती है। ठीक है, इसके साथ में विवाह फिक्स हुआ बोरते के साथ में। ठीक है, किसका? तेमुजिन का। तेमुजिन का विवाह फिक्स कर देते हैं हम बोरते के साथ। चलो फिक्स हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो कस्टम ये कहता था उस जमाने में, कस्टम यानी रिचुअल्स वगैरह, जो ट्रेडिशंस वगैरह जो होते थे, परंपराएं वगैरह जो होती थी उनकी, उन परंपराओं में ये था, ट्रेडिशन ये कहता था कि जो अटेनेबल एज या मैरिजेबल एज होती थी वो होती थी 12 ईयर, यानी कि शादी की योग्य की जो आयु होती थी बेसिकली ये 12 वर्ष की हुआ करती थी। तो अब इस दूल्हे को, जो है हमारा दूल्हा तेमुजिन, इसको कुछ साल तक, जब तक वो 12 साल का नहीं हो जाता तब तक अपने इन लॉज के घर में रहना होगा। देखो, ठीक है, उसके फादर और उसके फैमिली मेंबर्स को थोड़ा बहुत सर्व करना होगा, और सर्व करने के बाद में फिर क्या होगा कि ये लोग विवाह कर देंगे। क्लियर है? चलो भाई साहब, अब यहां पे सर्व करने हमारे चले गए तेमुजिन भाई साहब। अब जब सर्विस कर रहे थे उसी दौरान इधर उनका जो फादर है यशुगाई, ठीक है, ये उस जमाने में एक ट्राइब है, मैं अक्सर बहुत सारी ट्राइब्स का जिक्र कर रहा हूं, तो एक ट्राइब है तातर्स। तो इन तातर ट्राइब के साथ में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल भी रहे थे यशुगाई के, और उन लोगों ने भोजन पे आमंत्रित किया, और भोजन में, खाने में इन तातर्स ने यशुगाई को पॉइजन दे दिया। ठीक है, जहर दे दिया भाई। अब जहर दे दिया, पॉइजन दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या होगा, यशुगाई की डेथ हो जाएगी। यशुगाई की डेथ हो गई। यहां हमारे तेमुजिन को मैसेज गया, ठीक है, कि भाई आपके फादर की डेथ हो गई है और अब आप वापस आ जाइए, क्योंकि आपकी ज़रूरत है, कहाँ पर, फैमिली को ज़रूरत है, फैमिली मेंबर्स को ज़रूरत है, आइए और यहाँ पर अपने भाई बहनों की देखरेख कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ओलन वॉज द सेकेंड वाइफ, वैसे ही पहली बीवी से भी बच्चे थे, कुल मिला के 6 भाई बहन थे ये लोग। ठीक है, तो तेमुजिन रिटर्न बैक टू हिज ट्राइब, और जब वो वापस आया तेमुजिन, तो उसने अपने ट्राइब वालों से कहा, अपने कबीले वालों से कहा कि देखो मेरे फादर, मेरी ये जो ट्राइब है उसके प्रमुख हुआ करते थे, उसके मुखिया हुआ करते थे, सो आई एम इंटरेस्टेड इन होल्डिंग दैट पोजीशन। अब मैं भी उसी पोजीशन को होल्ड करना चाहता हूं, अब मैं इस कबीले को यानी इस ट्राइब को हेड करना चाहता हूं, लीड करना चाहता हूं। तो देखो ऐसा है कि अब ऑब्वियस सी बात है, जब एक व्यक्ति चला गया तो कबीलाई व्यवस्था है, एवरीवन इज पावर हंगर, तो जरूरी थोड़ी कि बच्चे को लीडरशिप दे दी जाएगी, है ना। यहां पे वही हुआ हमारे तेमुजिन के साथ में, इसको इसके पिता का पद देना तो दूर रह गया, है ना, कबीले का प्रमुख बनाना, चीफ बनाना दूर रह गया, कबीले वालों ने इनकी फैमिली को ही छोड़ दिया पूरा, है ना। द होल ट्राइब रिनाउंस द फैमिली, तेमुजिन की फैमिली को ही पूरा त्याग दिया, छोड़ दिया, है ना, और इनको जो है वो हेल्पलेस कंडीशन में रहना पड़ेगा। अब इस हेल्पलेस कंडीशन के दौरान जब ये रह रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि क्लाइमेटिक कंडीशंस जो होती थी बड़ी एक्सट्रीम होती थी उस ज़माने में। ठीक है, खाना पीना जो होता था, फूड आइटम भी बहुत स्कैर्सिटी होती थी, बहुत कम अमाउंट में मिलते थे। फिर इनके पास रहने तक की तो अब जगह नहीं बची, प्रॉपर शेल्टर तक तो बचा नहीं है। ठीक है, फिर डिफेंस वगैरह के लिए भी अब इनके पास कोई ट्राइब या कोई क्लैन नहीं है, कोई इनकी रक्षा नहीं करेगा। तो हेल्पलेस सिचुएशन में बेचारे, है ना, जंगल में जो कुछ मिल रहा है वो खा रहे हैं उससे। ठीक है, कहीं पर भी किसी भी तरीके से अपने आप को सस्टेन कर रहे हैं, रह रहे हैं, है ना, मतलब आसमान के ऊपर खुली छत है और जमीन है, इस तरह से जीवन यापन हो रहा है शुरुआत में। तो आप देख रहे हो किस तरीके की हार्डशिप्स जो है वो झेलना शुरू करेगा हमारा जो तेमुजिन है। ठीक है, चलो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद हमारा जो तेमुजिन है वो किडनैप कर लिया गया बेचारा। ठीक है, सो 1177 अराउंड तेमुजिन वॉज, दूसरी मतलब अगली घटना की मैं बात करूं तो किडनैप भी हो गया, ये किडनैप हो जाएगा
ये ताइचिन करके जो क्लैन है, ठीक है, ट्राइब है एक्चुअली, जो कि कहीं ना कहीं पहले यशुगाई के ही एलाइज हुआ करते थे, यानी कि इनके साथ उनका फ्रेंडली रिलेशन था। यशुगाई के ट्राइब और इन ताइचिन ट्राइब्स के साथ में फ्रेंडली रिलेशंस थे, एलाई थे, ठीक है, एक दूसरे के मित्र थे। तो इन्हीं ने डिस्प्यूट की वजह से क्या हुआ, इसको एनस्लेव कर लिया, कैप्चर कर लिया और एनस्लेव कर लिया, यानी गुलाम बना लिया। लेकिन यहाँ से हमारा जो तेमुजिन है वो निकल के आएगा। वहाँ एक गार्ड हुआ करता था, कहानी है ना, तो उसका गार्ड जो है, वो रक्षक जो है, उसको ये कन्विंस करता है, और उसका थोड़ा सा सिंपैथेटिक नेचर था इसके साथ में, है ना, दयालुता का भाव था, क्योंकि बच्चा ही था अभी ये, तो वो हेल्प करेगा इसको बाहर निकलने में। उसका दोस्त इसकी काफ़ी हेल्प करेगा आगे फिर, ठीक है। अच्छा, तो बाहर तो आ गया। अब देखो अगली घटना इसके जीवन की जो वेट करने जा रही है, ठीक है, यानी कि जो इसकी लाइफ को चेंज करेगी, उसको एक कुशल योद्धा या लड़ाका बनाएगी, वो है ना, कहते हैं ना कि इंसान का जो इमोशनल एस्पेक्ट है वो कहीं ना कहीं उसकी पर्सनालिटी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वही तेमुजिन के साथ भी होने जा रहा है। अब तेमुजिन को याद आई भाई कि देखो शादी तो किए नहीं, सर्विस किए कुछ दिन ससुराल में, शादी कर नहीं पाए, फादर की डेथ हो गई, आ गए, और फिर ये चैलेंजेस बने हुए हैं, है ना, मम्मी पापा सब टेंशन में हैं। इवन यहाँ पे उसके भाइयों को भी उसको मारना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जो यशुगाई की जो पहली बीवी थी, उससे जो 2 लड़के थे, उनमें से जो बड़ा लड़का है ना बेक्टर, तो वो जो है क्लेम करेगा, क्योंकि वो सबसे बड़ा है, तो वो क्लेम करेगा आगे कि मैं ट्राइब का हेड भी बनूंगा, और वो एज अ लीडर बिहेव करना शुरू करेगा। और कहीं ना कहीं एक और उस समय कंसेप्ट हुआ करता था, मैं कह दूं एक प्रथा है, अब कबीलाओं में कबीलाई सिस्टम इसी तरह की प्रथा हुआ करती थी। तो उसने क्या है कि ओलम को भी क्लेम करना शुरू किया, कि मतलब चूंकि वो उसकी मदर तो थी नहीं, डायरेक्ट मदर तो थी नहीं, तो ऐसे कंडीशन में दैट पर्सन मीन्स द एल्डेस्ट सन कैन मैरी दिस लेडी, ठीक है, जस्ट टू प्रोवाइड हर शेल्टर एंड ऑल, ठीक है। तो ये तेमुजिन को बिल्कुल बुरा लगा, बहुत मतलब वो इससे आहत हुआ, और इसके अलावा वो चाहता भी नहीं था कि ये उसका बड़ा भाई जो है वो रूल करे, क्योंकि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी बहुत ज़्यादा थे उसके साथ में, तेमुजिन और उसके बड़े भाई। तो एक दिन ऐसे शिकार खेलने के लिए जब ये लोग जाते थे, या भोजन इकट्ठा करने के लिए जब जाते थे, शिकार विकार करने के लिए, है ना, तो वहीं पर वो अपने भाई को मार देगा। चलो तो अब अगली जो कहानी हम डिस्कस करने जा रहे थे, उसमें ये था कि चंगेज़ खां की जो वाइफ है बोरते, ठीक है, इसको याद आई कि भाई ऐसा है कि बोरते से हमारी शादी होने वाली थी, तो चला जाए। अभी जब अपनी ससुराल पहुंचे अपने इन लॉज के यहाँ, तो उन लोगों ने तेमुजिन का विवाह कर दिया, बाकायदे ऑफिशियली शादी वादी कर दी। और शादी करने के बाद तेमुजिन और इन दोनों को, है ना, न्यूली मैरिड कपल को, जो न्यूली मैरिड कपल है हमारा, इसको भेज दिया कि जाओ भाई, अब आप तेमुजिन के घर में रहो, है ना, आगे आपकी यही ससुराल होगी। तेमुजिन आए, रहना शुरू किया। कुछ समय बाद किडनैप हो गई है। बोरते वॉज किडनैप्ड, एंड व्हेन बोरते वॉज किडनैप्ड, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ दिस तेमुजिन। ये उसके जीवन का टर्निंग पॉइंट है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अब वो बेचारा बोरते को यहाँ वहाँ ढूंढना शुरू करेगा, उसको वो फ्री कराने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो तेमुजिन जाएगा, उस जमाने में एक पर्सन हुआ करता था जिसका नाम है ओंग खान, या इसी को हम तुगरिल खां के नाम से जानते हैं, और वो यशुगाई का पुराना ब्लड ब्रदर भी है। ब्लड ब्रदर, अब देखते हो कि जिस तरह का सिस्टम चल रहा है कि एक ही पर्सन की कम से कम 10-12 या जितनी भी अफोर्ड कर सकता है उतनी वाइफ्स होती थी। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, एक औरत से जब एक वाइफ से जब उनको 2, 3, 4, 5 यानी मैक्सिमम दे कुड प्रोड्यूस, तो जितने भी बच्चे हो सकते थे, तो वो इस तरीके से बड़ा एक ट्राइब, क्लैन, फैमिली का कंसेप्ट क्रिएट होता था। तो वहीं एक लीडर है हमारा तुगरिल खां या ओंग खां, जो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल है अपनी ट्राइब में, ठीक है, और वो किरेत्स का शासक हुआ करता था। तो इसके पास मदद मांगने के लिए जाएगा। अब चूंकि ये ब्लड ब्रदर था, तुगरिल खां यशुगाई का ब्लड ब्रदर हुआ करता था, तो जब तेमुजिन इसके पास जाएगा मदद मांगने के लिए, तो तुगरिल खां यानी ओंग खां इसकी हेल्प करेगा बाकायदा, और अपने कुछ लड़ाके जो है, कुछ योद्धा जो है अपनी ट्राइब के भेजेगा, किसके साथ? तेमुजिन के साथ में, ताकि वो बोरते को बचा सके, रेस्क्यू कर सके, ठीक है। ये एक्सपीडिशन सक्सेसफुल रहता है और बोरते को हमारा जो तेमुजिन है वो बचा के लेके आता है। और यहां से उसके पहले भी जब ये यहां से बाहर निकला था, तब ही कहीं ना कहीं चंगेज खां का जो एक पोटेंशियल है वो लोगों के सामने आ गया था।
जब उसको एनस्लेव किया गया था और जब वो बाहर आया था, तब भी उसका एक पोटेंशियल लोगों के सामने आ गया था कि हाँ कुछ ना कुछ बात तो है इसमें, है ना। तो मैंने कहा ना कि उसकी लाइफ से रिलेटेड कुछ ना कुछ ऐसे इंसिडेंट, नेचुरल और सुपर नेचुरल, नॉर्मल, कुछ इस तरह के इंसिडेंट्स जुड़े हुए हैं। जैसे जन्म से रिलेटेड, है ना, तो जन्म से रिलेटेड ऐसी कहानी है कि जब चंगेज खां का जन्म होता है तो उसके हाथ में ब्लड क्लॉट था, ठीक है। अब उसके हाथ में जब ब्लड क्लॉट था तो देखा गया कि यार दैट इज नॉट कॉमन टू ऑल द चिल्ड्रंस, ऑल द बेबीज, ठीक है। जितने भी बच्चे बॉर्न होते हैं, जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं, उनमें ऐसा नहीं, हर किसी के साथ इस तरीके की सिचुएशन नहीं होती है। तो वहीं से कहीं ना कहीं चंगेज खां का ये जो ब्लड क्लॉट का वो था, इसका इम्प्लीकेशन, इसका जो मीनिंग था वो ये था कि ये रूल करेगा, ये एक बड़े एरिया में, बड़े लैंड एरिया में, भूभाग में रूल करने वाला। तो वैसे यहाँ पे भी जब ये छुड़ा के लेके आया और जब खुद भी बचा तो लोगों के सामने उसकी जो लीडरशिप एबिलिटीज हैं वो रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो गई। अब तुगरील खान के साथ में इसका जो अलायंस है वो पूरी तरीके से मजबूत हो गया, है ना। तुगरील खान के साथ जो अलायंस है वो मजबूत करने के साथ साथ ये आगे भी बढ़ेगा, ठीक है। तो फ्रॉम 1180s टू 1190s, यानी 10 साल का ये जो समय है, ये जो डिकेड है, इस डिकेड में आप देखोगे कि अब ये क्या करेगा, अपनी सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देगा। ये कंसोलिडेशन का टाइम है थोड़ा सा। कंसोलिडेशन का मतलब है कि अपनी हार्डशिप्स जो चंगेज खां फेस कर रहा है, जो तैमुजिन फेस कर रहा है ना, तो उसको समझ में आ गया कि अब कहीं ना कहीं ये जो मैंने तुगरील खां के साथ में अलाई किया है, अलायंस बनाया है अपना, इसको मुझे आगे लेके जाना है। वो तो समझ ही रहा है, साथ में उसकी जो मदर है वॉलन, ये बड़ी समझदार वुमन थी, ठीक है। तो इसकी माँ ने इसे समझाया कि देखो बेटा, ऐसा है कि इस जिस कंडीशन में हम लोग हैं, इस कंडीशन में हमारे सस्टेन करने का एक ही जो तरीका है वो है कि हम क्या करें, या तो हम किसी बड़े क्लैन या ट्राइब के साथ में एसोसिएट हो जाएं, या फिर हम खुद इमर्ज हों अपने आप में एक बड़े क्लैन के तौर पे या बड़ी ट्राइब के तौर पे। तो बड़ी ट्राइब के तौर पर कैसे इमर्ज होगे, जब फॉलोवर्स जुड़ेंगे आपके साथ में, तो पहले तो आपको लिंक होना पड़ेगा ना किसी के साथ में, क्योंकि अभी तो आप एक फैमिली हो, है ना। तो उसकी मदर ने उसको ये विजन दिया और तैमुजिन इस बात को बहुत अच्छे से समझ गया। तो उसने तुगरील खान के साथ में अलायंस बनाई और तैमुजिन ने ये जो अलायंस बनाई, इसमें वो 10 साल तक रहेगा भी, 1180s टू 1190s, इन दिस डिकेड, इस दशक में ये बना रहा इसका मेंबर। और कहीं ना कहीं उसके बाद इसकी हेल्प से, ठीक है, इसने अपना एक दोस्त हुआ करता था जमुका, उसको डिफीट किया। क्यों, पहले तो वो हेल्पफुल था इसमें तैमुजिन के हर एक्सपीडिशंस में, लेकिन बाद में जैसे ही इसको तैमुजिन के एक्चुअल इंटेंशंस के बारे में पता चला, तो देखो पावर की जब बात आती थी तो एक दूसरे के दुश्मन बन जाते थे। जब तक ये तैमुजिन का ब्लड ब्रदर था कहीं ना कहीं जमुका, तो इसने बोरते को फ्री कराने में भी हेल्प किया था तैमुजिन को। लेकिन जब इसे समझ में आया कि चंगेज खान इज एक्चुअली विलिंग टू ग्रैब द पावर, यानी कहीं ना कहीं वो ट्राइब का मुखिया बनना या आगे लाइमलाइट में आना या पावर जो है वो ग्रैब करने के मूड में है, तो जमुका के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो गए, और फाइनली क्या हुआ, तुगरील खान की हेल्प से जमुका को भी डिफीट किया हमारे तैमुजिन ने। तो डिप्लोमेटिक जो दिमाग है वो यहां से लगना शुरू हुआ। और फाइनली आगे जाके आप देखोगे कि 1203 में, 1203 में खुद तैमुजिन जिसकी हेल्प से आगे बढ़ रहा था उसी को डिफीट करेगा, उसी को निपटा दिया उसने, है ना। ओंग खान यानी तुगरील खान को डिफीट किया उसने। सो अराउंड 1203 तैमुजिन डिफीटेड द तुगरील खान और द ओंग खान, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आप देखोगे यहाँ पे उस जमाने में जो ट्राइब्स हुआ करती थी उनके कुछ एक अब ये तातर ट्राइब्स, मंगोल ट्राइब्स, ठीक है, करात ट्राइब्स, तो ये स्टेपी की बहुत सारी ट्राइब्स हैं जिनमें आपस में ये प्रॉब्लम्स चलती रहती थी। तो अब ये धीरे धीरे क्या करेगा, इन ट्राइब्स को जीतना शुरू करेगा, ठीक है। जब ट्राइब्स को जीतेगा, यूनाइट करेगा, तब जाके तो फिर अदरवाइज हम कहानी ही नहीं पढ़ रहे होते मंगोल्स की, ठीक है। फिर फाइनली जाके जब उसने तुगरील खान को हरा दिया, जमुका यानी जो उसके बड़े राइवल्स थे उसकी ही ट्राइब में या उसके कहते हैं कि हेल्पफुल लोगों में से, सहायक लोगों में से जो लोग थे, वही कहीं ना कहीं जो थे उनको एक हर्डल की तरह देखता था, एक बैरियर की तरह देखता था चंगेज खान। तो उनको सबसे पहले डिफीट किया और उनको सबसे पहले कंट्रोल किया चंगेज खान ने। इसके बाद फिर बाकी की जो ट्राइब्स हैं उनको कंट्रोल किया धीरे धीरे करके। ये जितनी ट्राइब्स आप देख रहे हो वो मैक्सिमम इनमें से चंगेज खान के अंडर में या चंगेज खान के डोमिनेशन में होंगी,
ठीक है। फाइनली 1206 में जब मैक्सिमम ट्राइब्स, पावरफुल ट्राइब्स और पावरफुल जो चीफ्स हैं वो चंगेज खां के डोमिनेशन में थे, तब 1206 में फाइनली ही वॉज प्रोक्लेम्ड द ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स। ठीक है, तब जाके फिर क्या हुआ, उस जमाने में एक कंसेप्ट होता था, मैं कह दूं एक असेंबली, ठीक है, असेंबली ऑर्गेनाइज की जाती थी। तो जिस तरीके से हर कबीले का अपना एक सिस्टम होता है ना, डिसीजन मेकिंग का, तो वो असेंबली के थ्रू होता है। वैसे ही एक असेंबली है जिसको नाम दिया जाता था कुरिलताई। तो इस कुरिलताई जो है इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा 1206 में, और 1206 के इस कुरिलताई में, हालांकि इसके पहले चंगेज खां का प्लान पूरा क्लियर है दिमाग में कि उसको करना क्या है। ये तो वो इवेंट्स हैं जो चंगेज खां ने ऑलरेडी प्लान करके रखे हुए थे कि अच्छा मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद ऐसा करूंगा, तो उसके जीवन में उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीजें हो भी रही हैं। तो 1206 में जो कुरिलताई हो रही है ना, इसमें जो बचे हुए चीफ हैं उस जमाने में, और इसके अलावा बाकी को जिसको उसने जीता हुआ है, वो सारे लोग सर्वसम्मति से कंसेंसस के साथ में चंगेज खां को क्या करेंगे, मंगोल चीफ एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसको टाइटल दिया जाएगा ग्रेट खान ऑफ द मंगोल्स। तो ध्यान रखना, ये जो चंगेज खां की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ये जो नाम अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे तेमुजिन का, इसका चंगेज खां नाम यहां पे पड़ेगा। खान इज एक्चुअली द टाइटल, खान इज एक्चुअली द टाइटल, ध्यान रखिएगा। चंगेज खान में खान शब्द एक टाइटल को डिनोट करता है। टाइटल उस जमाने में रूलर्स को बिलोंग करता था। चाइनीज में, मतलब चाइनीज सिविलाइजेशन में, चाइना में, सेंट्रल एशिया का जो एरिया है, यहां पर आपको खान जो है वो एक टाइटल के तौर पर मिलेगा। जो एबल कमांडर, सेनापति या शासक होते थे वो अपने नाम के साथ में खान लगाते थे। हियर द खान इज नॉट डिपिक्टिंग अ रिलीजन, ध्यान रखिएगा, यहां पर धर्म से मतलब नहीं है। तो अगर आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर नहीं था कि चंगेज खां मुस्लिम है कि क्या है, तो चंगेज खां वॉज नॉट अ मुस्लिम। वो टेंग्रिड्स करके एक रिलीजन होता था, ठीक है, उनको फॉलो करता था। ये एक लोकल रिलीजन होता था, एक देवता थे, है ना, टेंगर एक देवता हुआ करते थे। उन्हीं से ये एक वर्शिपिंग की मेथड आती है जो ये कबाइली लोग या कबीले के लोग फॉलो करते थे। तो चंगेज खान वाज फॉलोइंग दैट रिलीजन एक्चुअली, और थ्रू आउट लाइफ ही फॉलोड दैट रिलीजन। बस बाकी टाइम पे आप देखोगे कि ही वॉज वेरी टॉलरेंट फॉर अदर रिलीजन्स। दूसरे धर्मों के लिए वो बहुत सहिष्णु रहेगा, दूसरे धर्मों के लिए वो बहुत ज्यादा एडाप्टेबल रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो कोई अपना धर्म थोपेगा दूसरों के ऊपर, फोर्स करेगा दूसरों के ऊपर। ऐसी किसी भी बात के एविडेंसेस भी नहीं मिलते हैं हमें। इवन शत्रुओं से हमें, यानी कि एनिमीज के जो अकाउंट्स हैं और जो हमारे बायस्ड अकाउंट्स हैं, उनसे भी हमें कुछ इस तरीके का एविडेंस नहीं मिलता है। तो ये सिचुएशन आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्लियर हुई चंगेज खां की, ठीक है, उसको उसने आगे बढ़ाया। अब वो ग्रेट रूलर बन गया है ना। तो चंगेज खां का मतलब है द ग्रेट खान, द ओशनिक रूलर, द यूनिवर्सल रूलर। ये बड़े बड़े टाइटल्स हैं, यानी एक समझ रहे हो, यूनिवर्स का राजा, पूरे ब्रह्मांड का राजा। अब उस जमाने में यूनिवर्स से मतलब उस यूनिवर्स से नहीं होता था कि जहां बहुत सारे प्लैनेट्स हैं ये वो, क्योंकि अभी तक लोग प्लैनेट्स तक पहुंचे ही नहीं हैं। अभी पृथ्वी गोल है ये भी नहीं जानते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। चलिए, सो आगे बढ़ते हैं। चंगेज खान और गेंगिस खान रीऑर्गेनाइज द मंगोल पीपल इनटू अ मोर इफेक्टिव डिसिप्लिन मिलिट्री फोर्स। अब धीरे धीरे उसने क्या किया, धीरे धीरे उसने यहाँ की जो ट्राइब्स हैं, इन ट्राइब्स को डिफीट कर करके एक करना शुरू किया। ध्यान रखना, अब इसका नेचर कैसा था उसके लिए आगे का वीडियो है, मतलब एक वीडियो है पर्टिकुलरली जिसमें हम बकायदा उसके मिलिट्री सिस्टम के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो मैं बताऊंगा। तो फिर भी एक आइडिया दे देता हूं आपको। देखो, जब वो बहुत सारी ट्राइब्स को डिफीट कर रहा है, तब वो इस चीज का ध्यान रख रहा है कि उसकी सेना जो बने, अब यानी कि बहुत सारे ट्राइब्स को डिफीट करने के बाद जब उसकी आर्मी क्रिएट हो रही है, तो इस आर्मी में वो ये ट्राइबल सिस्टम को फॉलो ना करे। क्योंकि पुराने जमाने में होता ये था, यानी चंगेज खां के जमाने तक, उस जमाने में ये होता ये था कि ट्राइबल्स के अकॉर्डिंग आर्मी होती थी कि चलो ये ट्राइब हो गई तो यहाँ के जो युवा लोग हैं वो इस ट्राइब के लिए लड़ेंगे, यहाँ के जो यंग हैं वो इस ट्राइब के लिए लड़ेंगे। तो अब जब वो आर्मी बनाएगा तो कुछ लोगों को इस ट्राइब से लेगा, कुछ लोगों को इस ट्राइब से लेगा, तो उसकी आर्मी में एक मिक्स कल्चर डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और इस तरीके से ये लोग अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी को भुला के क्या करेंगे, ये लोग कहीं ना कहीं जो ऑर्गेनाइजर है उसकी आइडेंटिटी ले लेंगे, यानी चंगेज खां की आइडेंटिटी ले लेंगे, और इनकी जो ऑनेस्टी है, इनका जो ऑब्लिगेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा
अपनी ट्राइब से एक पर्सन जिसका नाम है चंगेज खां, उसके लिए। तो कहीं ना कहीं ये यूनिफिकेशन का काम कर रहा है, ध्यान रखना, ठीक है। तो चंगेज खां इस तरीके से मंगोल लोगों को क्या करेगा, यूनाइट करेगा, ठीक है, ज्यादा प्रभावी और अनुशासित सेना के रूप में। क्योंकि अभी क्या है, अभी एक ही चीज लैक करती है, डिसिप्लिन लैक कर रहा है इनमें, लड़ाके और वॉरियर्स तो ये अभी भी हैं, बट कैसे हैं, बारबेरियंस टाइप के, इनडिसिप्लिन टाइप के, जैसा मन आ रहा है वैसा कर रहे हैं सब कुछ। वॉर एथिक्स भी नहीं है इनके पास, हालांकि वॉर एथिक्स तो बाद में भी नहीं रहेंगे, ठीक है। चलो, अब जैसा मैंने कहा था कि 1206 में जो कुरलताई हुई, उसके पहले ही, इस कुरलताई के काफी पहले ही चंगेज खान ने अपना जो प्लान ऑफ एक्शन था वो पूरा ड्रॉ करके रखा हुआ था। प्लान ऑफ एक्शन में उसके क्या था, सबसे पहले चाइना को कॉन्कर करना। चाइना को कॉन्कर करने से मतलब है, याद है ना आपको, मैंने बताया था कि किस तरीके से यहां पे सिस्टम बना हुआ है, जो उस जमाने में सिचुएशन है ना। तो जो चाइनीज लोग यहाँ की मंगोलिया की इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरफेयर करते थे, तो वो चंगेज खां के दिमाग में है ना। तो इसलिए अब वो अपने जो वॉर एक्सपेडिशंस हैं सबसे पहले किधर लेके आएगा, चाइना पे लेके आएगा। तो समझ लेते हैं, चलो उस जमाने में जब चाइना में वो कॉन्कर करने जा रहा है, तो थोड़ा चाइना की तरफ चल लो और देख लो कि चाइना की जो जियोपॉलिटिक्स है वहां पे किस तरीके के रूलर्स हैं। क्योंकि ग्रेजुअली वो अब क्या करने वाला है, वो एक एक करके इन लोगों को डिफीट करने वाला है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहली डायनेस्टी यहां पे देख रहे हो, सीजिया पीपल ऑफ तिब्बतन ओरिजिन। तो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो है चाइना की, जो नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस है, यहां पर हम देख रहे हैं ये जीजिया, ठीक है, प्रोविंस के लोग हैं या जीजिया पीपल हैं। एथनिक तौर पर इनके नाम आ रहे हैं, चाइनीज लोग जैसे हान प्रजाति के लोग कहलाते हैं, जैसे भारत में आप कह दो आर्य और द्रविड़ लोग हैं, ऐसे एथनिक नाम है ये। तो है ना, दीज पीपल्स वेर सीजिया पीपल्स, और इनकी जो उत्पत्ति थी ये तिब्बतन ओरिजिन के थे, ठीक है ना, तिब्बतन ओरिजिन के माने जाते थे। ये तिब्बत का एरिया एक तरीके से हम कह दें, तो इनकी जो मूल ओरिजिन थी, ये इंडिया हमारा हो गया, प्यारा भारत देश। तो इनकी जो ओरिजिन थी दैट इज तिब्बतन ओरिजिन, दीज पीपल वर फ्रॉम तिब्बत, और ये नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस जो पूरी थी उसको ऑक्यूपाई करके रखे हुए थे, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो वहाँ पे डायनेस्टी रूल कर रहा है, ठीक है, या दूसरा एरिया जो है वो जार्चन्स का, ये एथनिक लोग हैं, यहाँ पे चिन डायनेस्टी रूल करती है, ठीक है। चलो, ये नॉर्थ में यहाँ पे पेकिंग आपका इंपॉर्टेंट शहर है चाइना का, तो कैपिटल यहीं पर थी इन लोगों की, चिन डायनेस्टी के लोगों की, ठीक है। इसके बाद शोंग डायनेस्टी जो चाइना के सदर्न हिस्से को कंट्रोल करते थे, तो इसी को ये शोंग कहा गया है यहाँ पे, या आप शुंग भी कह सकते हैं, दैट इज द नेम फॉर, मींस दीज आर द सिमिलर नेम। तो ये सदर्न चाइना के पार्ट को कंट्रोल करती थी, ठीक है। तो अब आप देखोगे ग्रेजुअली ये अटैक करना शुरू करेगा, और शुरुआत में सबसे पहले ही, ठीक है, 1209 के आसपास ही जीजिया जो है वो पूरा इलाका जीजियास का कंट्रोल कर लिया जाएगा, ठीक है। 1213 के आसपास, 1213 के आसपास चंगेज खां जो ग्रेट वॉल ऑफ जो चाइना है उसको ब्रीच कर चुका होगा, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को पार कर चुका होगा, क्योंकि अभी तक ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो अभी तो और बन भी रही थी, तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को ब्रीच करेगा और इन लोगों को कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो जॉर्चन्स हमारे, है ना, पेकिंग तक पहुंच जाएगा और इन लोगों को अपने अंडर में ले लेगा। और इसके बाद तुम्हारी जो, हालांकि इसको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और ये एक्सपीडिशन आपका आगे भी चलता रहेगा, ध्यान रखना, है ना। यानी चंगेज खां जब यहाँ से वापस आ जाएगा तो उसके बाद भी एक्सपीडिशंस आगे चलेंगे। फिर बीजिंग तक अभी हमारा जो चंगेज खां वो बीजिंग तक पहुंचने वाला है। शुंग डायनेस्टी है, इन लोगों को भी हमारा चंगेज खां डिफीट करेगा, GENGHIS, चंगेज खां। तो he will defeat these Shung peoples or the rulers of Song dynasty। और इस तरीके से चाइना का ये जो पूरा हिस्सा है धीरे धीरे करके, ठीक है, मंगोल कंट्रोल में आ जाएगा, मंगोल्स के कंट्रोल में आ जाएगा। इवन यहां से धीरे धीरे जब ये वापस भी आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा, है ना, क्योंकि चंगेज खां इन वॉर एक्सपीडिशंस पे बहुत दिनों तक नहीं रहेगा। कुछ समय बाद वो क्या करेगा, जितने भी जीते हुए इलाके हैं वहां पर अपने सबऑर्डिनेट्स को अपॉइंट कर देगा, जो सबऑर्डिनेट कमांडर्स हैं उनको अपॉइंट कर देगा, और अपॉइंट करने के बाद वो क्या करेगा, आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, सो चंगेज खां रिटर्न टू हिज मंगोलियन होमलैंड इन 1216। तो जब वो वापस लौट रहा होगा तो इन इलाकों को जिनको उसने जीता वो किसको देके जाएगा, उसको वो अपने सबऑर्डिनेट रूलर्स को देके जाएगा।
तो जो उसके सबॉर्डिनेट्स थे, रूलर्स मतलब सबॉर्डिनेट कमांडर्स, यहाँ पे रूलर तो कोई अलग से शासक नहीं कहेंगे, सबॉर्डिनेट जो कमांडर्स हैं उनको देखे जाएगा ताकि वो लोग यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करके रखें। इन 1218 ही डिफीटेड द काराखिता हु कंट्रोल्ड तियान शान माउंटेन्स। चाइना का नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन में आपको दिखा दूं, ये देखो यहाँ पे इंडिया से जब आप इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन से ऊपर बढ़ोगे, ये पामीर का एरिया हो गया, हिंदू कुश माउंटेन अफगानिस्तान, इसी से थोड़ा ऊपर जाओ इधर नॉर्थ वेस्ट की तरफ, ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये आपको तियान शान माउंटेन रेंजेस दिख रही हैं। तो ये तियान शान माउंटेन रेंजेस में जो इलाका हुआ करता था उस समय, उसी को हमने नाम दिया है काराखिता, ठीक है। और इस इलाके को चंगेज खान ने 1218 में ऑक्यूपाई कर लिया, ठीक है, जीत लिया। चलो फिर अभी यहां पे रुक नहीं रहा, चंगेज खान सेंट्रल एशिया में और आगे बढ़ रहा है, एंड हिज डोमिनेशन एक्सटेंडेड टू द रिवर ऑफ आमू दरिया, ठीक है, ट्रांस ऑक्सियाना। याद होगा ट्रांस ऑक्सियाना का जिक्र हम रोमन एम्पायर से कर रहे हैं, इवन शायद मेसोपोटामिया वाले चैप्टर में भी इसका जिक्र आया था। तो यही आमूर दरिया रिवर जो है हमारी, है ना, इसी को पहले ऑक्सस रिवर के नाम से जाना जाता था, इसी एरिया को। तो यहां पर उसी ऑक्सस के नाम से क्षेत्र है ट्रांस ऑक्सियाना, यानी ऑक्सस के बियॉन्ड का जो एरिया है उसी को हम ट्रांस ऑक्सियाना कहते हैं। तो यहाँ पे आमूर दरिया रिवर फ्लो होती है, ये सेंट्रल एशियन जो हमारी कंट्रीज हैं, ठीक है, यहाँ पे तो इस एरिया को ऑक्यूपाई करेगा, यानी मंगोल डोमिनेशन जो है, मंगोलों का जो आधिपत्य है वो आगे बढ़ा, आमू दरिया तक बढ़ जाएगा और ट्रांस ऑक्सियाना का जो क्षेत्र है उन सब क्षेत्रों को ऑक्यूपाई कर चुका होगा, ठीक है। फिर अब ये वेस्ट से इधर आगे ईस्ट की तरफ भी थोड़ा सा बढ़ेंगे, ठीक है। चलो खवारिज्म हो गया तुम्हारा, ईरान वगैरह का जो हिस्सा हो गया उसकी तरफ भी आगे बढ़ेंगे। तो उस समय एक रूलर है हमारे सुल्तान मोहम्मद, ठीक है, ये कहाँ के रूलर थे, खवारिज्म के, एक छोटा सा आपका एरिया है खवारिज्म, ठीक है। जब आप ईस्टर्न प्रोविंसेस की तरफ इधर जाओगे तो आपको यहां मिलेगा, और यहां पे आपके जो तुर्क रूलर थे शुरुआत में ये आएंगे, बाद में फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तो उन्हीं के ये डिसेंडेंट्स हैं, उन्हीं की डायनेस्टी से आते हैं। तो रूलर है खवारिज्म का सुल्तान मोहम्मद, जो उस समय रूल कर रहा था। तो हुआ ये कि सुल्तान मोहम्मद से, या उसकी प्रोविंस की बात कर दूं मैं, तो उसकी प्रोविंस से कुछ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से चंगेज खान ने कुछ एनवॉय भेजे, अपने कुछ दूत भेजे, ठीक है। तो सुल्तान मोहम्मद ने शुरुआत में उन दूतों की हत्या कर दी, चलो कोई बात नहीं। फिर इसके बाद चंगेज खान ने कुछ और रिप्रेजेंटेटिव्स भेजे जिनको ह्यूमिलिएट किया गया। अच्छा, अब जब ये सिचुएशन हो गई तो चंगेज खान ने डिसाइड किया कि देखो ऐसा है कि अब मानेगा नहीं ये सुल्तान मोहम्मद, अदरवाइज डिप्लोमेटिक रिलेशंस रख लेता, ट्रेड वगैरह एस्टैब्लिश हो जाता तो दोनों को फायदा हो जाता। तो आप यहाँ पे एक और एस्पेक्ट देख सकते हो चंगेज खान का, कि चंगेज खान जो है अननेसेसरी वॉर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे ध्यान रखो, है ना, अननेसेसरी वॉर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो समझता है कि वॉर जो होगा, अभी एक और एग्जाम्पल आएगा अभी जब हम लास्ट में देखेंगे यहाँ पे इसी वाले वीडियो में, कि किस तरीके से वो अननेसेसरी वॉर के सिचुएशंस को अवॉइड करेगा, ठीक है। हालांकि वो अपने सैनिकों को रोकता भी नहीं है, एक बार युद्ध शुरू हो गया तो फिर वो सैनिकों के लिए कोई स्टैंडर्ड क्रिएट करके नहीं रखा कि ये नहीं करोगे वो नहीं करोगे, जो आए उसको मारो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार युद्ध शुरू हो जाए। लेकिन शुरुआत वो क्या करेगा कि बिगिनिंग अननेसेसरी वॉर ना हो, अननेसेसरी वॉर के लिए ना हो। तो यहां पे देखो सुल्तान मोहम्मद से उसने ट्रेड रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करने के लिए कोशिश की, 2 बार कोशिश की, दोनों बार सुल्तान मोहम्मद ने कोशिश को नाकाम कर दिया। नाकाम करना तो दूर है, ह्यूमिलिएट भी किया चंगेज खान को, ठीक है। अब ह्यूमिलिएशन तो ऑब्वियस ही बात है, नहीं एक्सेप्टेंस होगा तो चंगेज खान ने इसके अगेंस्ट क्या किया, वॉर डिक्लेयर कर दिया। और तब सुल्तान मोहम्मद को चंगेज खान के गुस्से का आभास हुआ, ठीक है, व्हेन ही अटैक दोज एरियाज, ठीक है। तो जब इसने मंगोल एनवॉय, मैंने कहा ना कि मंगोल एनवॉयज को, दूतों को एग्जीक्यूट किया, मार दिया, तो चंगेज खान ने उसके अगेंस्ट अटैक किया। और 1221 में, फ्रॉम 1219 टू 1221, 12 से 19 से 21 के बीच में जितने भी कैंपेन हुए, ध्यान रखना एक कैंपेन नहीं है कि एक ही कैंपेन है, 12 से 19 से लेकर 1221 के बीच में 2-3 जितने भी कैंपेन्स हुए, जितने भी वॉर एक्सपीडिशंस हुए, इन वॉर एक्सपीडिशंस में बड़ी जो शहर थे, जितने भी बड़े शहर थे सुल्तान मोहम्मद के क्षेत्र के, खवारिज्म के जो महत्वपूर्ण शहर थे, जैसे उतरार, बुखारा, ठीक है, समरकंद, बाल्ख, गरगंज, मर्व, निशापुर, हेरात, ठीक है, समरकंद,
इनको सरेंडर करवाया गया। देख रहे हो जितनी भी महत्वपूर्ण सिटीज हैं, ये वो सिटीज थी जो ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू बियर करती थी, ठीक है। हेरात वगैरह का नाम आपने पहले भी सुना है, निशापुर का नाम आपने पहले भी सुना है, ठीक है ना। तो जब हम सेंट्रल इस्लामिक लैंड पढ़ रहे थे तब भी निशापुर का जिक्र आया था यहाँ पे। तो इन एक्सपेडिशंस के दौरान सुल्तान मोहम्मद को समझ में आ गया कि उसने किस इंसान के साथ में जो है वो दुश्मनी मोल ली है, क्योंकि जैसे जैसे ये शहर जीतता चला गया वैसे वैसे इन शहरों में प्लंडर यानी उनको ध्वस्त करता चला गया, विध्वंस मचाता चला गया, लूटपाट करता चला गया बड़े लेवल पर, बड़े पैमाने पर, ठीक है ना। कुछ एक ग्लिम्स देता हूं मैं आपको जिस लेवल पर डिस्ट्रक्शन हुआ था। एस्टिमेटेड एक्सटेंट ऑफ मंगोल डिस्ट्रक्शन, जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में तो वो वॉर को अवॉइड करने की कोशिश करेगा कि अननेसेसरी वॉर ना हो, क्यों जाना पड़े, मुझे भी इतने लोगों को लेके जाना पड़ेगा, मेरे भी सैनिक मरेंगे, सामने वाले राजा के रूलर के भी सैनिक मरेंगे, इतने लेवल पे सिविलियंस कैजुअलिटीज होंगी, है ना। तो अगर बेटर है कि बातचीत करके और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो जाएं, ट्रेड एस्टैब्लिश हो जाए, मुझे भी कुछ फायदा मिल जाए तो बेटर है ना। तो यहां पे जब भी अननेसेसरी वॉर की सिचुएशन अवॉइड करने की कोशिश की गई चंगेज खान के द्वारा और वो नहीं एक्सेप्ट की गई, तो फिर बहुत फियरसम वॉर हुए। और उसका एक ग्लिम्स दे रहा हूं मैं आपको यहां पे, ठीक है। ऑल रिपोर्ट्स ऑफ चंगेज खान कैंपेन्स, ठीक है, एग्री एट द वास्ट नंबर ऑफ पीपल किल्ड फॉलोइंग द कैप्चर ऑफ सिटीज। जितने भी शहरों की मैं बात कर रहा था अभी, इन शहरों में से कुछ शहरों में बड़े लेवल पर जो सिविलियन कैजुअलिटीज हो रही हैं और इवन जो मिलिट्री कैजुअलिटीज हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, उनकी संख्या मैं आपको यहां पे बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। 1220 में निशापुर का जो क्षेत्र है, निशापुर में जब मंगोल सेनाएं गईं तो मंगोल सेनाओं ने 17,47,000 लोग, अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है उस जमाने के लिए। अभी तो देखोगे ना कि इतिहासकार तो इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं कि भाई काउंट कैसे किया आपने, क्योंकि अभी ये वाली जो काउंटिंग है, ये काउंटिंग तो उस समय मॉडर्न सिस्टम में आई, उस समय तो प्रचलित नहीं थी। तो 17,47,000 पीपल वर मैसेकर्ड, ठीक है। और हेरात में यही टोल, यही संख्या बढ़ के 1222 में बढ़ी तो नहीं, लेकिन इसी के आसपास थी, 16 लाख के आसपास, ठीक है। तो दिस मच नंबर्स, ठीक है, ये इतनी संख्या जो है दैट इज और नॉट अ सिंपल फिगर। अपने आप में ये डिपिक्ट करता है कि जब मंगोल सेनाएं पहुंचती थी, ठीक है। इसीलिए आज के समय में भी जब चंगेज खां की बात करते हैं हम, उसके एक और रिलेटिव की बात करते हैं, तैमूर की बात करते हैं हम, तो आपने देखा होगा कि अक्सर लोगों के दिमाग में क्या इमेजेस हैं, दिमाग में इमेजेस हैं बारबेरियंस की, ऐसे बर्बर लोग जो जब आक्रमण करते हैं तो वो इंसान नहीं देखते, यानी कि कौन इंसान है, चाहे औरतें हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, चाहे जवान हो, उनके सामने जो भी आता है वो ब्रूटली उनको मारते हैं, उनके साथ वायलेंस करते हैं, उनके साथ इमोरल एक्टिविटीज करते हैं, अनैतिक काम करते हैं, ठीक है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ वॉर एज पर द चंगेज खान, दैट इज द पार्ट ऑफ वॉर। शुरू में समझाया था, माना नहीं, तो अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां पे हेरात में 16 लाख लोग जो हैं आप देख रहे हो, उनको मैसेकर किया गया। बगदाद में 1258 में आगे जाके बगदाद में 8 लाख लोगों को मैसेकर किया गया, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ नंबर टू शो यू द लेवल ऑफ मैसेकर, ठीक है। अब यहां पे क्वेश्चन बल्कि किया गया कि मध्यकालीन जो इतिहासकार है वो कैसे इस नतीजे पर पहुंचते हैं, कैसे ये पता लगा लेते हैं कि अच्छा एग्जैक्ट नंबर पे के लोग मरे थे। तो हमारा एक पर्शियन क्रॉनिकलर है, एक ईरानी, एक फारसी इतिहासकार कह दे क्रॉनिकलर है, ठीक है। वो स्टेट करता है कि देखो ऐसा होता था कि जो लोग मरते थे उनकी काउंटिंग की जाती थी, एक एक लाश को रखा जाता था, उठा उठा के रखा जाता था, और इस तरीके से कहीं ना कहीं वो गिनती जो होती थी कई दिनों तक चलती थी और उसको अकाउंट किया जाता था फिर कि कितने लोग हमने उठाए आज, कितने लोग हमने आज उठाए, कितने लोग कल उठाए, इस तरीके से उनका प्रॉपर अकाउंट मेंटेन किया जाता था, ठीक है। तो ही रीच द फिगर बिकॉज इट टुक 13 days टू काउंट द डेड एंड ईच डे दे काउंटेड 1 लाख कॉर्प्स, ठीक है। तो प्रतिदिन 1 लाख लोगों को काउंट किया जाता था और इस तरीके से, है ना, महीनों लग जाते थे लोगों के जो शव हैं उनको काउंट करने में कि कितने लोग मरे हैं इन युद्धों के दौरान। तो ये सिचुएशन आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगोल फोर्स्ड इन
परसूट ऑफ सुल्तान मोहम्मद। ठीक है, आगे जाके मंगोल जो है वो सुल्तान मोहम्मद को आगे क्या करेंगे, बेचारा सुल्तान मोहम्मद अब वो एरिया छोड़ के भागेगा। ठीक है, मंगोलों की वजह से वो फोर्स हुआ कि वो अब वो क्षेत्र छोड़ के भाग जाए। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र में रहेगा तो वो जीवित तो रहेगा नहीं। ठीक है, चलो उसके बाद इवन इसका पुत्र है जलाल, ठीक है, जलालुद्दीन, तो सुल्तान मोहम्मद अपना क्षेत्र छोड़ के भाग गया, फिर इसकी डेथ हो गई, फिर इसका पुत्र बनेगा जलाल। ठीक है, तो जब जलालुद्दीन पुत्र बना तो उसका पीछा करते हुए भी चंगेज खान हमारा जो है वो तमाम बहुत सारे हिस्से जो है उनको कैप्चर करेगा। जैसे अजरबैजान का हिस्सा हो गया, उसको कैप्चर करेगा। डिफीटेड रशियन फोर्सेस एट द क्रीमिया एंड एनसर्कल्ड कैस्पियन सी। तो देख रहे हो, यानी महज अपने ईगो को सेटिस्फाई करने, या फिर आप कह दो कि एक व्यक्ति जिसने कुछ लोगों की हत्या कर दी, 3 4 5 लोगों की हत्या कर दी, जिनको मंगोल रूलर या मंगोल जो चीफ है चंगेज खान उसने भेजा था बातचीत करने के लिए, उनकी हत्या कर दी। उस इंसान को पूरी दुनिया में जगह नहीं मिल रही है, वो भाग रहा है यहाँ से वहाँ, जहां जहां वो जा रहा वहां वहां मंगोल आर्मीज उसका पीछा कर रही हैं। ठीक है ना। उसके बाद जब उसकी डेथ हो गई, सो आफ्टर द डेथ ऑफ सुल्तान मोहम्मद, सुल्तान सन जलालुद्दीन, ठीक है, वो बेचारा आया, अब वो भी भागेगा। अब वो यहाँ वहाँ भागा तो अफगानिस्तान गया, वो इधर की तरफ इंडिया के पोर्शन की तरफ आएगा। अफगानिस्तान गया, सिंध प्रोविंस की तरफ आया। ठीक है, क्योंकि अफगानिस्तान का ये हिस्सा जो है वो मिलता है, भारत से मिलता था। ठीक है, तो ये आप देखोगे अफगानिस्तान के इस हिस्से की तरफ आएगा। फिर सिंध, सिंध मतलब पाकिस्तान का दक्षिणी हिस्सा, यहाँ की तरफ आएगा। भारत के आज के हम कहें बॉम्बे प्रोविंस वगैरह वाला हिस्सा, आज का बॉम्बे वाला हिस्सा, महाराष्ट्र वाला हिस्सा, उस समय वो बॉम्बे प्रोविंस कहलाता था। ठीक है, तो सिंध प्रोविंस के आसपास आएगा और यहां से वो भारत में भी आएगा, ध्यान रखना, यहां से वो भारत में भी आएगा। लेकिन भारत में जो उस समय मुगल तुम्हारे दिल्ली सल्तनत का शासक है इल्तुतमिश, दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश का शासक है इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश बेचारा समझदार आदमी था। समझदार किस लिए? उसने देखी सुल्तान मोहम्मद की हालत, जलाल की भी हालत देखी, तो उसको पता था कि अगर मैंने शेल्टर दी, जलालुद्दीन खत भेजेगा इल्तुतमिश को, चिट्ठी लिखेगा, मैसेज करेगा, फोन करेगा कि देखो ऐसा है कि चंगेज खां पीछे पड़ा हुआ, चंगेज खां की सेनाएं पीछे पड़ी हुई हैं, बचा लो, मैं इंडिया आ जाता हूं। इल्तुतमिश ने कहा कि तुम तो इंडिया आ जाओगे, फिर हमको कौन बचाएगा, है ना, क्योंकि फिर वो अपनी सेनाएं लेके भारत आएगा और मैं नहीं चाहता कि चंगेज खान आए, क्योंकि चंगेज खान आएगा तुम तो निपटोगे, हमको भी ले डूबोगे। ठीक है ना, साथ साथ में। तो यहां से जलाल को वापस कर दिया। इसीलिए एट द बैंक्स ऑफ इंडस, सिंधु नदी तक, सिंधु नदी तक सेनाएं जो है वो चंगेज खां की आएंगी और उसके बाद चंगेज खां जो है यहां से वापस आ जाएगा। इवन चंगेज खां एक्चुअली कई इतिहासकार अलग अलग ओपिनियन देते हैं कि क्यों इंडिया में अटैक नहीं किया, वाई चंगेज खां रिफ्यूज टू इन्वेड इंडिया। तो इसके पीछे अलग अलग, देखो अब इतिहास प्रॉपर यहां से क्लियर कट तो है नहीं, खासकर चंगेज खां से रिलेटेड, तो चूंकि क्लियर कट नहीं है तो एक ओपिनियन आपको नहीं मिलेगा कि सिर्फ यही रीजन था। पॉसिबल रीजंस मिलेंगे कि क्यों चंगेज खां ने इंडिया में अटैक नहीं किया। तो पहला जो रीजन बताया जाता है, देखो वो ये रीजन बताया जाता है जो लिखा हुआ है, ठीक है, कि वो अटैक करने की मतलब आने की कोशिश तो करेगा, लेकिन चूंकि इल्तुतमिश जलालुद्दीन को शेल्टर देने से मना कर देगा, तो जब शेल्टर देने से मना कर देगा तो ऑलरेडी दुश्मनी तो खत्म, दुश्मनी जैसी की चीज ही नहीं है। क्योंकि अगर आप दुश्मन को पनाह देते तब ये चीज चंगेज खां के दिमाग में आती कि यार इसने हमारे दुश्मन को शेल्टर दे रखी है, तब कहीं ना कहीं उससे भी दुश्मनी क्रिएट होने का चांस बनता। अब इल्तुतमिश ने जब उसको शरण ही नहीं दी तो उसके दिमाग में नेगेटिविटी खत्म हो गई चंगेज खां के इंडियन रूलर के लिए, यानी इल्तुतमिश के लिए। उस समय इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का सुल्तान है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना था, आपको याद होगा। तो इल्तुतमिश उस समय दिल्ली का सुल्तान है, यहाँ पे दिल्ली सल्तनत चल रही है, ठीक है, अभी अभी ताजी ताजी दिल्ली सल्तनत एस्टैब्लिश हुई थी भारत में। फिर दूसरा रीजन हम कहें, पहला तो इल्तुतमिश ने निकाल दिया जलालुद्दीन को, तो ये एक रीजन हो गया। दूसरा क्या था कि वो सोचेगा कि चलो जलालुद्दीन तो भाग ही गया, अब हम यहां से निकलते हैं आगे, तो वो कोशिश ये करेगा कि इंडिया का जो नॉर्दर्न पोर्शन है उसके थ्रू वो निकले, क्योंकि वो अगर वो इंडिया के नॉर्दर्न पोर्शन से होता हुआ, असम से होता हुआ, ईस्ट से होता हुआ, ठीक है, तिब्बत से होता हुआ उधर पहुंचेगा तो वो मंगोलिया वापस पहुंच जाएगा। तो ये भी एक उसने दिमाग लगाया। लेकिन जब वो रिटर्न होने की बात कर रहा था तो उसके जो दरबार के लोग हैं, उसके साथी हैं, वो कुछ अपशगुन की बातें करेंगे, कुछ बैड ओमेंस की बातें करेंगे और वो इस
ख्याल को दिमाग से निकाल। और इसके अलावा कुछ और ओपिनियंस जो पॉसिबल रीजंस बताए जाते हैं, अलग अलग लोगों का मानना है, ठीक है, वो कुछ ये भी है कि चंगेज खान कहीं ना कहीं ही वॉज कनेक्टिंग, ही वॉज रिलेटिंग हिमसेल्फ विद द इंडियन कल्चर, ठीक है, भारतीय संस्कृति के साथ में वो कुछ रिलेट भी करता था, ठीक है, तो इसलिए भी कहीं ना कहीं चंगेज खान इस क्षेत्र को अवॉइड करेगा अटैक करने से। अगला पॉसिबल रीजन, चौथा पॉसिबल रीजन अगर हम डिस्कस कर लें तो ये था कि देखो मैंने जैसा कहा कई जगह हमने देखा भी अभी इंसिडेंट, जैसे सुल्तान मोहम्मद जो है तुम्हारा, तो सुल्तान मोहम्मद को भी उसने क्या किया, पहले वार्निंग दी, वार्निंग नहीं मतलब पहले उसको बड़ा सम्मान के साथ अपने दूत भेजे, एनवॉय भेजे और ट्रेड रिलेशंस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस रखने की बात करी। तो अब भले उसमें थोड़ा सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी का कॉन्सेप्ट था, लेकिन कहीं ना कहीं वॉर को तो अवॉइड किया जा रहा था ना, तो वॉर अवॉइड करना ये ज्यादा बड़ी बात होती थी, और ऊपर से दूत को मारना तो नहीं चाहिए था, ये तो थोड़ा इमोरल एक्ट हो गया। तो चंगेज खान यहां पे कहीं ना कहीं वॉर को अवॉइड करने वाले एस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए, कि वो ये ध्यान रख रहा था कि देखो अगर मैं अननेसेसरी अटैक करूंगा तो वैसे ही अभी अभी क्या हुआ है, अभी अभी ताजा ताजा भारत में तुर्कों का आक्रमण हुआ था, देखो गजनवी आया है ना, तुम्हारा गजनी आया, गौरी आया, ठीक है, कासिम, इन सब का अटैक हो चुका था, अभी ये ताज़ी ही बात है, इसी समय की घटना है, अभी 12th सेंचुरी के पास की। फिर अब दिल्ली सल्तनत गौरी स्थापित करके जो गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश रूल करके उसको आगे बढ़ा रहे थे। तो इसके बारे में चंगेज खान को आइडिया था कि अभी अभी इंडिया में वैसे भी बेचारे लोग ये जो इस्लामिक अटैक हुए हैं उनकी वजह से परेशान हैं, ऑलरेडी सफ़र कर चुके हैं, अब और अगर मैं अटैक करूंगा तो ये बहुत ब्रूटैलिटी हो जाएगी उनके ऊपर, अननेसेसरी हो जाएगा। तो इसलिए भी चंगेज खान के दिमाग में थोड़ा सा कह दो एक जो सिंपैथेटिक, एक कंपैशनेट नेचर हो गया उसका, कि छोड़ो अननेसेसरी रिसोर्सेस वेस्ट ना करो, अपने भी और इनके भी, आगे बढ़ो। तो वो आगे बढ़ जाएगा, अपने पुराने जो डेस्टिनेड रास्ता था, पुराना जो डिसाइडेड रास्ता था, उससे ना आगे बढ़ के फिर वो वापस उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। अदरवाइज वो नॉर्थ इंडिया और असम से होता हुआ कहाँ जाने वाला था, मंगोलिया की तरफ जाने वाला था, है ना। बट जैसा कि मैंने कहा कि उसको बताया गया, उसके बहुत सारे जो साथी वाथी थे कि यार ये एरिया ठीक नहीं रहेगा। चलिए, तो इस तरीके से वापस चला गया और फाइनली इन 1227 चंगेज खान डाइज। 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो गई। पूरा जीवन अधिकतर, मोस्ट ऑफ हिज लाइफ वाज स्पेंट इन मिलिट्री कॉम्बैट, युद्ध में, सैन्य अभ्यासों में, वॉर एक्सपीडिशंस में उसका पूरा जीवन निकल गया। आपने देखा बेचारा शुरू से, बचपन से, है ना, 12, 13, 14 साल की अवस्था से संघर्ष झेलना शुरू करेगा, अपने फादर की डेथ के साथ ही संघर्ष झेलना शुरू करेगा। उसके बाद फिर उसकी मदर ने उसे ट्रेन किया, है ना, वो समझेगा अलायंस का इंपॉर्टेंस, जिनसे अलायंस करेगा उनकी हेल्प से अपनी वाइफ को रेस्क्यू करेगा, फिर उन्हीं लोगों को धीरे धीरे डिफीट करना शुरू करेगा, कंट्रोल करना शुरू करेगा। फाइनली उसके बाद जब वो मंगोलिया के लोगों को यूनाइट कर लेगा तो चीन की तरफ आगे बढ़ा, चीन की पावरफुल डायनेस्टीज को डिफीट करेगा, है ना। इसके बाद फिर दूसरे एरियाज की तरफ आगे बढ़ेगा। तो आप समझ सकते हो कि कितने बड़े लेवल पर वॉर एक्सपीडिशंस चंगेज खान ने किए होंगे, कितने युद्ध लड़े होंगे, तब जाके इतने विशाल साम्राज्य को वो स्थापित कर पाएगा। अपने ही जमाने में सफिशिएंट अमाउंट में वो मंगोल एम्पायर को एक्सपांड कर चुका था, ठीक है। अब चंगेज खान किस दम पर, किस स्किल की वजह से इतने बड़े मिलिट्री एक्सपीडिशंस को अंजाम दे रहा है, कैसे उसने लोगों को यूनाइट किया, तो उसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, ठीक है, जो चौंकाने वाली मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, सैन्य उपलब्धियां हैं, वो हम देखते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा उसका असेसमेंट करेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि देखो क्या फायदा मिला उन लोगों को, कैसे नेचर ने उनको हेल्प भी किया एक तरीके से, या फिर मैं कह दूं कि कैसे नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल चीजों को, वेदर, क्लाइमेटिक कंडीशंस को कितने अच्छे से समझ के वो लोग अपने वॉर एक्सपीडिशंस को प्लान करते हैं। तो उसकी जो मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, चौंकाने वाली मिलिट्री अचीवमेंट्स थी, वह रिजल्ट ऑफ हिज एबिलिटी, उसकी एबिलिटी, उसकी योग्यता का परिणाम था। क्यों? कहीं ना कहीं अब चंगेज खान समझ गया था बहुत अच्छे से कि कैसे क्या करना है, इनोवेट करना है एंड ट्रांसफॉर्म करना है डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ स्टेपी कॉम्बैट इनटू इफेक्टिव मिलिट्री स्ट्रेटजीज। यानी कि इस खुले घास के मैदानों में जो ट्राइबल्स हैं, ये लोग जो अपने डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं, इन्हीं डिफरेंट एक्टिविटीज, जैसे शिकार करने की एक्टिविटी, जानवरों को तो शिकार करते ही हैं, घुड़सवार भी हैं बहुत अच्छे, ठीक है, एक्सट्रीम मौसम में
अपने अपने लाइफ को सस्टेन करना भी जानते हैं कि जब अच्छी खासी माइनस में जा रहा है टेम्परेचर ठंड में तब भी वो जिंदा है, जब अच्छी गर्मी पड़ रही है तब भी वो जीवित हैं, बने हुए हैं। तो ऐसी सिचुएशन में अपने आप को जो लोग सस्टेन कर रहे हैं एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस में, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर क्वालिटीज तो है। अब उनको एक मिलिट्री फॉर्मेट में ढालना बस है, तो उसने इन चीजों को समझा बहुत अच्छे से। ठीक है, हॉर्स राइडिंग स्किल्स ऑफ द मंगोल्स एंड द तुर्क्स प्रोवाइडेड स्पीड एंड मोबिलिटी टू द आर्मी। तो उसने देखो क्या किया, घुड़सवारी की जो कुशलता है किनकी, मंगोलों की और तुर्कों की, उसको उसने यूटिलाइज किया। ठीक है, और जो सैन्य अभियान हुआ करते थे, कैंपेन्स हुआ करते थे, मिलिट्री एक्सपीडिशंस हुआ करते थे, इनमें यूज किया। ठीक है, बहुत तेजी के साथ में ये लोग मूव करते थे, एक जगह से दूसरी जगह सेनाओं को मूव कराना आसान हो जाता था। क्यों? बिकॉज ऑफ देयर हॉर्स राइडिंग स्किल। इसके बाद देखें हम, स्टेपी कैवलरी हैड ऑलवेज मूव्ड क्विकली, क्योंकि ये जो घुड़सवार होते थे ये शिकार के लिए एक जगह से दूसरी जगह तो देखो जाते ही रहते थे, तो कहीं ना कहीं इनका मूवमेंट का, ये घुड़सवार जो लोग हैं इनका मूवमेंट का अडेप्टेशन पहले ही हो गया था। अब इसको बस मिलिट्री फॉर्मेट में ढालना था, सैन्य फॉर्मेट में ढालना था चंगेज खां को। नॉलेज ऑफ द टिरान, किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाला व्यक्ति उस क्षेत्र की जमीन और उस क्षेत्र की टेरिटरी को बहुत अच्छे समझ लेता है। यहां पर इन लोगों के साथ भी वही एडवांटेज था कि मंगोलियन टेरिटरी को, टिरान को और आसपास की जमीन को, वहां की टोपोग्राफी को बहुत अच्छे से समझते थे ये लोग। एंड द वेदर हेल्प देम टू कैरी आउट कैंपेन्स इन द डेप्थ ऑफ विंटर। अच्छी खासी सर्दियों में भी देखो नॉर्मली बहुत ठंड पड़ रही है, कड़कड़ाने वाली है ना, एकदम जमा देने वाली, कपाने वाली सर्द है। ठीक है, अब इस सर्द में इन्हें पता है कि क्या होगा, नदियां जम जाएंगी, कौन कौन से एरिया जो है वो वाटर के हैं, तो क्यों ना हम नदियों के क्षेत्र को फॉलो करें। क्योंकि होता यह था, इतनी ठंड पड़ती थी कि जो तुम्हारी रिवर्स होती थी ये फ्रोजन हो जाती थी, जम जाती थी, और इस तरीके से वहां पर भी ये लोग मूव करा देते, अपने हॉर्सेस के थ्रू आगे बढ़ जाते थे, ध्यान रखो। ठीक है, तो ये स्किल, ये दिमाग, ये नॉलेज जो है इनको हेल्प करता था कहीं ना कहीं बड़े कैंपेन्स को अंजाम देने में। दुश्मन वैसे ही धराशायी हो गया, वैसे ही टेंशन में आ गया, क्योंकि उसने एक्सपेक्ट तो ये किया था इतनी सर्दी में तो आएंगे ही नहीं ये लोग, क्योंकि आसपास जो है वो नदियां ज्यादा हैं, है ना, पहाड़ी इलाके ऐसे हैं कि पहाड़ी इलाकों में घुड़सवारों का आना संभव नहीं है। अब नदी एकमात्र रास्ता है, तो नदी इनको रास्ता देगी ही नहीं, क्योंकि इतनी ठंड है, नदी जमी हुई है, और इन घुड़सवार अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के आगे बढ़ गए। ठीक है, दुश्मन को हराना संभव हो गया। चंगेज खान लर्न द इंपॉर्टेंस ऑफ सीज इंजन्स एंड नाप्था बम्बार्डमेंट्स वेरी क्विकली। यहां पे देखो इमेजेस आपके समझाने के लिए, ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। तो चंगेज खान ये नहीं कि सिर्फ मिलिट्री टैक्टिक्स डेवलप कर रहा है अपने सैनिकों की, अपने स्टेपी ड्वेलर्स की, यानी जो उसके ट्राइबल्स लोग हैं, उन्नत टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल कर रहा है वो। तो चंगेज खां की एबिलिटीज, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी उसकी सैनिक उपलब्धियां हैं, मिलिट्री अचीवमेंट्स हैं, दे वर बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटीज, उसकी योग्यता की वजह से थी। क्यों? क्योंकि वो समझता था कि युद्ध जीतने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक हैं, जरूरी हैं। तो उसने कुछ इंजन, सीज इंजन का इस्तेमाल किया, और इस तरीके से आपने शायद टीवीज वगैरह में देखा होगा, है ना, एक ऐसी गाड़ी या एक ऐसा मूवेबल वुडन स्ट्रक्चर होता था जिसके थ्रू एक्सप्लोजिव्स और सोर्ड्स, तलवारें, स्पेयर्स, भाले या कुछ जो इस तरह के पैने इक्विपमेंट्स होते हैं, है ना, वेपन्स होते हैं, इनको आप थ्रो कर सकते थे। तो इन्हीं को इस्तेमाल किया। एक्सप्लोजिव्स, नाप्था बम्बार्डमेंट्स, एक्सप्लोजिव्स का भी इस्तेमाल किया उसने। ठीक है ना, तो इन एक्सप्लोजिव्स के थ्रू जो फोर्टिफिकेशंस होते थे, ठीक है, बड़े किलेबंदी वाले क्षेत्र होते थे, फोर्ट वगैरह, क्योंकि इनसे तो अभी मंगोल जो हमारे सैनिक है बेचारे, या हमारे जो मंगोल ट्राइबल्स हैं, उनका पाला नहीं पड़ा था, कभी किले उले तो बड़े विशाल देखे नहीं थे, तो अब इनको ध्वस्त कैसे करना है, इनका ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, तो इनके लिए इस तरह की उन्नत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती थी। ठीक है ना, his engineers prepared light portable equipment, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए जाते थे, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स, जिनके सहारे इन इंजन्स को और इन बम्बार्डमेंट्स वाली जो टेक्नोलॉजी होती थी इनको मूव कराया जा सकता था एक जगह से दूसरे जगह पे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं हेल्प करती थी इनको वॉर जीतने में। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि इनोवेशन जो है वो किस लेवल पर हो रहा है और कैसे वो हेल्प कर रहा है। साथ ही मैंने आपको बता दिया शुरुआत में ही कि आइडेंटिटी, अब ट्राइबल्स या मंगोल के जो एक कबीलाई लोग हैं, ये अपने आप को एक कबीले से, ट्राइब से
नहीं पहचान रहे हैं, ये लोग अपने आप को मंगोल सैनिक के तौर पर, ये लोग अपने आप को चंगेज खां के सैनिक के तौर पर पहचान रहे हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज थी, इससे यूनिटी और ज़्यादा बढ़ जाती थी, डेडिकेशन और ज़्यादा बढ़ जाता था, फियरसिटी जो होती थी, फियरसम नेचर जो होता था सैनिकों का, वो और ज़्यादा बढ़ जाता था कि वो लोग लड़ रहे हैं किसके लिए, चंगेज़ खां के लिए, अपने ट्राइब के लिए नहीं लड़ रहे हैं, छोटे छोटे हितों के लिए, इंटरेस्ट के लिए नहीं लड़ रहे हैं, एक बड़े कॉज के लिए लड़ रहे हैं। तो ये अर्ली कैरियर पार्ट जो हमने चंगेज़ खां का कवर किया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चंगेज़ खां के आफ्टर जो है वो डेथ की जो स्टोरी है उसको कवर करेंगे। तो बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के साथ में। थैंक यू।